दी फर्मी पैराडॉक्स, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो हमारी मौजूदगी पर ही सवाल खड़ा करता है, और वो भी कुछ इस तरीके से कि क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन है जो इस ब्रह्मांड पर राज करती है तो हमें अभी तक उनके कोई सबूत क्यों नहीं मिले, और अगर ऐसा है तो ये क्यों नहीं हो सकता कि वो हम पर अपनी नजरें रखे हुए हैं। तो क्या एलियंस हम इंसानों पर नजर रखे हुए हैं, या फिर जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो यही हाई इंटेलिजेंट एलियन बीइंग हैं जो हमारी हर एक चाल को देख तो पा रहे हैं मगर वो हमसे किसी भी तरीके का इंटरेक्शन या वास्ता नहीं रखना चाहते। अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस बात का पता आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा, बट उससे पहले आप ये समझो कि इस पैराडॉक्स का इजाद आखिर हुआ कैसे। The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Is Earth really the only planet with life, or is something else out there? अब आप इस पैराडॉक्स की मिस्ट्री को कॉन्सेप्ट कहो, फ्रेमवर्क कहो, थियरी कहो या हाइपोथेसिस, आज के करीब 70 साल पहले 1950 के दशक में ये पैराडॉक्स एक साइंटिस्ट की ब्रेन में एक क्वेश्चन के फॉर्म में आई थी, और ये थॉट उनके दिमाग में तब आया जब वो लॉस एलमॉस में कुछ जीनियस साइंटिस्टों के साथ बैठकर लंच कर रहे थे और यूजुअली कई टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। अचानक तभी एक साइंटिस्ट की नजर मैगजीन में छपी एक ड्राइंग पर पड़ती है जिसने इंस्टेंटली उनके दिमाग में एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसके जवाब में आने वाले दशकों तक टॉप जीनियस साइंटिस्ट इसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी गंवाएंगे। और वो साइंटिस्ट और कोई नहीं बल्कि अमेरिका के दी मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसके तहत पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना था, उसके चीफ आर्किटेक्ट की ओर से नोबेल प्राइज विनर एनरिको फर्मी थे। और उन्हें उस दिन जो सिंपल सा सवाल आया था वो था कि अगर हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है और यहाँ पर अरबों खरबों स्टार्स एंड प्लेनेट मौजूद हैं, तो लॉजिकली एंड कॉमन सेंस वाइज हमारे जैसे लिविंग बीइंग तो इस पूरे यूनिवर्स में भरे पड़े होने चाहिए, और एलियंस का होना सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि कॉमन होना चाहिए। और इसी थॉट के बेसिस पर कि आखिर ये सभी एलियंस कहाँ छिपे बैठे हैं और ये हमें दिखाई क्यों नहीं देते, जो खुद अपने आप में काफी ज्यादा ब्रिलियंट क्वेश्चन था। क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम इस लाइफ को काफी स्पेशल समझते हैं, हम खुद को स्पेशल समझते हैं, बट जिन एलिमेंट से हम बने हुए हैं वो एलिमेंट इस यूनिवर्स में रेयर भी है क्या? आई मीन जब भी हम कभी लाइफ की बात करते हैं तो एक्चुअल में हम डीएनए की बात करते हैं, जिसे हम इतना स्पेशल मॉलिक्यूल समझते हैं कि जो अपने जैसे कॉपीज बना सकता है, जिससे लाइफ की चेन इस पृथ्वी पर चलती रहती है। और ये डीएनए बना है इन 5 बेसिक एलिमेंट से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। अब ये 5 बेसिक एलिमेंट कितने रेयर हैं इसे हम इस टेबल से समझते हैं। ये है हमारे सोलर सिस्टम के टॉप 5 एलिमेंट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। और ये वो 5 एलिमेंट्स हैं जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। और ये 5 एलिमेंट जो हमारे पूरे इस एंटायर यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब लिटरली आप देख ही सकते हो कि हमारे वो वंस जिन्होंने हमें बनाया है वो तो इस पूरे यूनिवर्स में सबसे कॉमनली और सबसे ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं। इवन हमारी पृथ्वी भी कोई स्पेशल नहीं है, इनमें भी वही कॉमन एलिमेंट्स उसी मात्रा में अवेलेबल हैं जो इस पूरे यूनिवर्स में हर जगह पर ऑन एन एवरेज इक्वल क्वांटिटी में मौजूद है। अब मे भी आप ये कहोगे कि पृथ्वी तो सन से एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पर मौजूद है, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, जो लाइफ को जन्म देने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या ये चीज स्पेशल नहीं है? सो वेल, इसमें क्या स्पेशल है? क्योंकि नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप्स और दूसरे मिशन से आज हमें ये पता चलता है कि हर 5 में से एटलीस्ट एक स्टार ऐसा है जिसका कोई न कोई प्लेनेट हमारी पृथ्वी की तरह ही एकदम गोल्डीलॉक्स जोन में है, जहाँ पर लाइफ के पलने के काफी हाई चांसेस होते हैं। अब जरा इस चीज को कंसीडर करना जो डेफिनेटली आपका दिमाग घुमा देगा। तो देखो, हमारा यूनिवर्स एटलीस्ट 13.8 बिलियन साल पुराना है। सिर्फ हमारे ही गैलेक्सी में 40 बिलियन यानी 400 करोड़ सितारे हैं, और सिर्फ हमारे ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन हमारे मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज हैं। यानी कि अगर सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन करें तो 2 ट्रिलियन इंटू 40 बिलियन आ जाता है 86 ट्रिलियन, यानी कि ये नंबर के आगे 22 जीरोस। अब अगर इसमें टाइम डायमेंशन को भी ऐड करते हैं जो 13.8 बिलियन ईयर है, मतलब जितने समय से ब्रह्मांड यहाँ पर मौजूद है। सो अब मेरा सिंपल सा सवाल आपसे ये है कि इतने सारे सितारों में इतने लंबे अरसे से, और वो भी एक ऐसे यूनिवर्स में जहाँ पर हम जैसे लाइफ के रॉ मटेरियल
एकदम कॉमन है। तो क्या हम इतने स्पेशल हैं कि हमारे इस पूरे एंटायर यूनिवर्स में हम इकलौते इंटेलिजेंट जीव होंगे? अब इस पर भी गौर करना, क्योंकि मे बी ये भी आपका दिमाग घुमा सकता है। हमारी पृथ्वी बस सिर्फ 4.5 बिलियन साल ही पुरानी है। पृथ्वी पर नॉन लिविंग मटेरियल से पहले लिविंग मटेरियल बना था 3.7 बिलियन साल पहले, और 390 मिलियन सालों पहले ही पहला जीव पानी से निकलकर जमीन पर चलने लगा था। और ये डायनासोर जो बहुत ही प्राचीन जीव लगते हैं, बट वो तो कुछ 250 मिलियन साल ही पुराने हैं, और कुछ 65 मिलियन सालों पहले तो वो विलुप्त भी हो चुके हैं। और हम इंसान जो आज के 3 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर जन्मे थे, 200 सालों पहले हमने अपना पहला कंप्यूटर और इंजन बनाया, और आज हम जुपिटर के मून यूरोपा पर अपने रोबोट्स भेज रहे हैं जो 15 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत को चीरते हुए उसके गहरे समुद्र में एलियंस की खोज करेगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि इंटेलिजेंट लाइफ की इंटेलिजेंस का एडवांसमेंट एकदम एक्सपोनेंशियली होता है, एक तरीके से कंपाउंड होता चला जाता है। क्योंकि देखो, पिछले 100 सालों में हमने वो अचीव कर लिया है जो पिछले 1000 सालों में नहीं हुआ, और पिछले 200 सालों में हमने वो अचीवमेंट हासिल करा है जो पिछले 5000 सालों में नहीं हो पाया। और हमें इस पृथ्वी पर जन्म लिए तो सिर्फ 3.7 मिलियन साल ही हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी खुद ही 4.5 बिलियन साल पुरानी है, मगर यूनिवर्स तो 13.8 बिलियन साल पुराना है ना। अब मान लो हर 5 में से एक प्लेनेट गोल्डीलॉक्स जोन में है, लाइफ के इंग्रेडिएंट वो सुपर कॉमन है, और अरबों खरबों प्लेनेट और स्टार्स ब्रह्मांड भर में मौजूद है। तो ऐसे में अगर किसी अर्थ जैसे प्लेनेट पर लाइफ हमसे सिर्फ थोड़ी ही पुरानी हुई, मान लो वो हमसे ज्यादा नहीं बस 300 मिलियन साल पुरानी हुई, तो क्योंकि लगभग 300 मिलियन सालों में पानी से पहला जीव निकलकर हम जैसा सुपर इंटेलिजेंट जीव बन गया, और हम जैसा सुपर इंटेलिजेंट जीव सिर्फ 200 सालों में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में कहां से कहां तक पहुंच गया। और इसी ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग 300 मिलियन सालों बाद हम कहां पर होंगे, जस्ट इमेजिन, हम जहां पर भी होंगे। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि कोई और जीव इस अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज से भरे इस यूनिवर्स में ऑलरेडी उस लेवल पर पहुंच चुका हो? वो हमसे 300 मिलियन साल तो क्या, शायद 3 बिलियन साल भी ज्यादा एडवांस हो सकता है। और हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कैसा दिखता होगा। हमारी बुद्धि और उनकी बुद्धि में, एक कीड़े और एक इंसान की बुद्धि में जितना अंतर होता है ना, उससे भी 1000 गुना ज्यादा डिफरेंस होगा। तो ऐसे और इतने प्रभावशाली एलियंस का अस्तित्व हमें इस ब्रह्मांड में क्यों नहीं दिखाई देता? एनरिको फर्मी के इसी क्वेश्चन की सीरियसनेस को जैसे ही साइंटिस्टों ने गहराई समझा, सभी साइंटिस्ट इस सवाल का जवाब खोजने में लग गए, और इस फेमस क्वेश्चन को नाम दिया गया द फर्मी पैराडॉक्स। तो देखो, इस फर्मी पैराडॉक्स के बाद ना मानो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटीज 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तरफ ऐसे साइंटिस्टों का गुट बन गया जो इस थॉट पर बिलीव करते थे कि एलियंस के एग्जिस्टेंस का प्रूफ हमें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने अभी उन्हें ठीक से खोजा ही नहीं। इट मींस वो श्योर थे कि इस अनंत ब्रह्मांड में एलियंस तो हैं और हमें उन्हें बस खोजने की ही देरी है। और वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्टों का दूसरा गुट बना जो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि हमारे अलावा कोई दूसरा जीव जिसे हम एलियंस कह सके वो एग्जिस्ट भी कर सकता है। इट सिंपली मीन्स कि इस ग्रुप के साइंटिस्ट ऑलरेडी ये मान चुके थे कि इंटेलिजेंट एलियंस के सबूत ना अब तक हमें मिले हैं और ना ही आगे कभी भविष्य में मिलने वाले हैं, जिसे जस्टिफाई करने के लिए वो एक्सप्लेनेशन ढूंढने लगे। अब आप जरा 1 मिनट का टाइम लो और कमेंट में बताओ कि आप किस थॉट से एग्री करते हो, क्योंकि इस वीडियो के आगे आपके थॉट का क्या फ्यूचर रहा ये आपको पता चलेगा। तो देखो, पहले गुट के साइंटिस्ट इस एलियंस के इशू को सीरियसली लेने लगे एंड उसी गुट में एक लीडिंग पर्सनैलिटी थी फ्रैंक ड्रेक, जिन्होंने हिस्ट्री में पहली बार एक बड़े लेवल का एलियन सर्च ऑपरेशन इनिशिएट किया, जिसमें उन्होंने पहली बार रेडियो टेलीस्कोप का यूज किया ब्रह्मांड से आती हुई अनयूजुअल रेडियो सिग्नल को सुनने के लिए, ताकि कोई एलियन लाइफ हमसे कुछ कहना चाह रही हो तो हम उन्हें सुन सके। इवन हम ह्यूमन जो कि खुद एक इंटेलिजेंट लाइफ है, हम भी ब्रॉडकास्ट के जरिए स्पेस में 100 सालों से रेडियो सिग्नल्स भेजते आ रहे हैं, जो आज के डेट तक एटलीस्ट 1000 स्टार्स तक तो पहुंच ही चुके हैं। और अगर इंटेलिजेंट एलियन लाइफ उसके अराउंड किसी प्लेनेट पर मौजूद होगी तो उन तक हमारी मौजूदगी का मैसेज ऑलरेडी पहुंच चुका होगा। अब क्योंकि फ्रैंक ड्रेक अकेले ही थे, इसीलिए प्रोग्रेस काफी स्लो हो रही थी और इसीलिए उस टाइम के टॉप साइंटिस्टों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कार्ल सैगन समेत कई फेमस नाम थे। और इस मीटिंग में जन्म हुआ ऐसे इनिशिएटिव का जो दुनिया भर के सभी एलियन मिशंस का बैकबोन बनने वाला था। और उस इनिशिएटिव का नाम था सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस
या सेटी। उसके बाद से ऐसे कई सारे मिशंस लॉन्च हुए, जैसे कि प्रोजेक्ट फिनिक्स जो 1995 से 2004 तक चला, और 2014 में अब तक का सबसे बड़ा सर्च लॉन्च किया गया सेटी द्वारा, जिसका नाम था ब्रेक थ्रू लीशन प्रोजेक्ट। एंड 10 सालों तक ये भी प्रोजेक्ट चला और अभी बस यही खत्म होने वाला है। इसके अलावा सेटी ने नासा के साथ कोलैब करके कुछ स्पेशल भी ट्राई किया, जैसे 1977 में नासा के वायजर्स मिशन में तो हमने एलियंस को गोल्डन रिकॉर्ड ही भेज दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक इन सब का कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, बट कोशिश अभी भी जारी है। अब जरा फोकस करते हैं दूसरे गुट के साइंटिस्टों पर, जो ये ऑलरेडी मान चुके थे कि एलियंस के प्रूफ्स ना हमें कभी मिले हैं और ना ही हमें फ्यूचर में कभी मिलेंगे। अब मे बी आप ये जानते ही होंगे कि साइंस में कोई भी आर्गुमेंट आगे देने से पहले आपके पास कुछ न कुछ ठोस सबूत या फिर जस्टिफिकेशन तो होना ही चाहिए, और इसीलिए इनके पास भी बहुत सारे क्रिएटिव एंड माइंड ब्लोइंग आर्गुमेंट थे अपने बयानों को जस्टिफाई करने के लिए। और इनमें पहला नाम आता है द जू हाइपोथेसिस का, जब 1973 में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बहुत ही क्रिएटिव आर्गुमेंट रखते हैं, जिसे एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे एक परफेक्ट जू वो होता है जिसमें अंदर रह रहे एनिमल्स को उनके ऑनर का कोई आइडिया नहीं होता। अब ये जू छोटा हो या वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क जितना बड़ा हो, उसके अंदर जो भी जीव हैं वो उसे ही अपनी दुनिया समझते हैं और बाहर की दुनिया से कट ऑफ रहते हैं। बट उस जू को बनाने से पहले उन बनाने वालों का कुछ तो मकसद जरूर होता है, राइट? जैसे कि उनके नेचुरल एक्टिविटीज एंड उनके इवोल्यूशन को स्टडी करना। क्या ऐसा ही कुछ हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट एलियन लाइफ हमारे साथ तो नहीं कर रहे? और इसी आइडिया को नाम दिया गया द जू हाइपोथेसिस, जिसे आगे चलकर और मॉडिफाई किया गया, जिसमें इसे सिर्फ जू तक ही नहीं सीमित रखा, बल्कि ये भी दावा किया कि हमारी पृथ्वी सिर्फ एक लेबोरेटरी है उन एडवांस एलियंस की खातिर, एंड हम पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं कि एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन आखिर इवॉल्व कैसे होती है और क्या इस इवोल्यूशन प्रोसेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और जू हाइपोथेसिस के इसी वेरिएंट का नाम पड़ा द लेबोरेटरी हाइपोथेसिस। इवन कई स्पिरिचुअल बुक्स में भी इसी ओर इंडिकेट किया गया है कि हमसे भी पावरफुल बीइंग, जिन्हें हम भगवान, गॉड या फिर अल्लाह का नाम देते हैं, वो हम पर नजर रखे हुए हैं। कहीं जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो यही तो नहीं जो हमारी दुनिया पर नजर तो रखे हुए हैं, बट हमसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। और सिमुलेशन हाइपोथेसिस भी सेम ऐसा ही एक आइडिया है, जो ये दावा करता है कि ये ब्रह्मांड और सब कुछ और कुछ नहीं बल्कि एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। अब देखो, इस तरीके के आइडियाज तो ढेरों सारे हैं, बट इनमें से कोई आइडिया रियल भी हो सकता है क्या? अब क्योंकि उन एडवांस एलियंस के होने का कोई ठोस क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं है, और इसीलिए इन्हें अब तक हाइपोथेसिस तो कहा गया बट थियरी नहीं। सो इन दोनों के ही केस में हमारे पास क्या सबूत है कि कोई आधुनिक सभ्यता हम पर नजरें गड़ाई हुई है? वेल, अगर कोई एडवांस एलियन सभ्यता है जो ब्रह्मांड पर राज करती है, तो हमें उनके कोई एलियंस मेड स्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी के सबूत तो दिखने ही चाहिए, राइट? जैसे डायसन स्फीयर, स्काडोव थ्रस्टर या इवन टेक्नो सिग्नेचर्स हो गए, और भी कई तरीके के प्रूफ वगैरह। बट ऐसा कुछ भी हमें अभी तक नहीं मिला है। अब डेफिनेटली अगर वो सिविलाइजेशन हमसे सिर्फ 100 मिलियन साल ही ज्यादा एडवांस है और वो खुद को हमसे छिपाना चाहती है, तो डेफिनेटली अपने मौजूदगी को हम जैसे जीवों से छिपाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और यहीं पर कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर ये लाइफ जिसे हम इतना डेस्परेटली खोज रहे हैं, अगर वो लाइफ एक्सपायरी डेट के साथ ही जन्म लेती हो, तो मतलब लाइफ के जन्म लेने के प्रोसेस से लेकर उसका इंटेलिजेंट बनने और लास्ट में उसके इस ब्रह्मांड पर राज करने तक इतने फिल्टर्स आते हैं कि किसी भी प्रकार के जीवों के लिए उन्हें पार कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए डायनासोर्स को ही देख लो कि मतलब उनका बड़ा साइज डेफिनेटली उनके सर्वाइवल के लिए एक एडवांटेज था, बट उनका यही बड़ा एडवांटेज उनकी मौत का भी कारण बना, क्योंकि जब चिक्सुलव एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया तो उनके इम्पैक्ट और आफ्टर इफेक्ट से सबसे पहले वही जीव मारे गए जो साइज में बड़े थे। मतलब उस एस्टेरॉयड स्ट्राइक ने एक फिल्टर की तरह काम किया, जिसने एक ही झटके में सभी ओवर साइज जानवरों को धरती पर से वाइप आउट कर दिया, फिल्टर आउट कर दिया। अब आप जरा सोचना कि वो कौन सी स्पेशलिटीज हैं जिसने अभी तक हमें सरवाइव करने में सबसे ज्यादा हेल्प किया है? वेल, हमारा ब्रेन, राइट? हमारी इंटेलिजेंस। अच्छा, आप इसको ऐसे समझो कि हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है। अर्थ का जन्म हुआ 4.5 बिलियन ईयर पहले, और वो उस कंडीशन का होना कि अर्थ जैसा प्लेनेट जन्म ले सके, वो तो बस फिल्टर नंबर 1 था। अब अगर अर्थ नहीं बनता या वो कभी स्टेबल नहीं हो पाता,
जिस वजह से उस पर वाटर लिक्विड स्टेट में टिक ही नहीं पाता और लाइफ की कभी शुरुआत हो ही नहीं पाती, क्योंकि ज्यादातर प्लेनेट अर्थ की तरह बन ही नहीं पाते और शुरुआत में ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एक साथ कंबाइन होकर बायो मॉलिक्यूल बनना फिल्टर नंबर 2 था। फिर लाइफ का यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बनना फिल्टर नंबर 3 एंड लाइफ का समुद्र से बाहर धरती पर सरवाइव होने के लिए इवॉल्व हो पाना, ये फिल्टर नंबर 4 और लाइफ का इंटेलिजेंस इवॉल्व करना फिल्टर नंबर 5। अब ये तो कुछ गिने चुने फिल्टर्स हमने एज एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, बट यहाँ पर ऐसे हजारों फिल्टर हो सकते हैं जिनके थ्रू सभी लाइफ फॉर्म को गुजरना पड़ता है सिर्फ इंटेलिजेंस अचीव करने तक। और उसके आगे भी कई और हजारों फिल्टर्स आना बाकी है जो ये डिसाइड करती है कि ये जीव मिलियंस ऑफ ईयर तक तरक्की करके इस ब्रह्मांड भर में फैल पाती है या खुद ही अपनी मौत का कारण बन जाती है। जिसका साफ साफ एग्जांपल है वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, जिसमें टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस भी नहीं थी, उसके बाद भी 8 से 10 करोड़ लोग मारे गए थे। और आज के टाइम सीन कुछ ऐसा है कि मतलब आज हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, केमिकल वेपन है, बायोलॉजिकल वेपन है, और दूसरी तरफ एआई का खतरा है जो ह्यूमैनिटी को खत्म ना कर दे। और ये तो हमने बस सिर्फ डायरेक्ट ह्यूमन इवॉल्वमेंट की बात करी है, बट नेचर जिसने हमें जन्म दिया है, एक टाइम बाद वो भी तो हमारे अंत का कारण बन सकती है। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि मतलब एडवांसमेंट में चलते हर 10 सालों में तापमान 0.11 डिग्री फ़ारेनहाइट से इंक्रीज कर रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिनसे कई फेमस सिटीज तो डूबते जा रहे हैं, और भी बहुत कुछ। तो क्या नेचर का एंगर ही हम इंटेलिजेंट लाइफ के लिए एक ग्रेट फिल्टर हो सकता है, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी एंड वॉल्केनो बर्स्ट का खतरा, एस्टेरॉइड स्ट्राइक या फिर गामा रे बर्स्ट का खतरा। मतलब अगर एक भी गामा रे बर्स्ट पृथ्वी पर गलती से भी गिर जाए ना, तो पृथ्वी पूरी तरीके से राख बन जाएगी। क्या ये सब उन हजारों ग्रेट फिल्टर में से एक है जिसका सामना हम इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को करना ही पड़ता है? और अगर ये सच है तो क्या कोई ग्रेट फिल्टर हमारी सभ्यता के आगे खड़ा है जो हम इंसान के एडवांस सिविलाइजेशन बनने के अरमानों पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाने की ताकत रखता है? वेल फ्रेंड्स, आप किस ग्रुप के थॉट से एग्री करते हो, ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2? कमेंट जरूर करना, क्योंकि सच तो कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।